आज डॉक्टर टुटेजा टॉक शो में सभी को नमस्कार एवं दिल से स्वागत। आज की कड़ी में आमंत्रित हैं डॉक्टर वैशाली जी देशमुख। आप पूना से हैं। आज का चर्चा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण एवं जीवन की दिशा को निर्देशित करने वाला है। इट इज प्री मैरिटल काउंसलिंग, विवाह के पूर्व परामर्श। हमारे देश की परंपरा के अनुसार किशोर किशोरियों के विवाह बंधन पारिवारिक रूप से होते थे, जिसमें परिवार के बुजुर्ग सदस्य किशोर किशोरियों के रिश्तों के विभिन्न पहलुओं को देखते थे और व्यक्तिगत चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाता था। समय चक्र बदल गया। मुझे कवि नीरज जी की एक कविता याद आ रही। उसका मुखड़ा था, नई उम्र की नई फसल। आज चरितार्थ हो चुकी है। किशोर किशोरियां पढ़ाई के दौरान या जॉब करते समय अपना जीवन साथी चुन लेते और माता पिता को बता देते। रीजन रिलीजन तो देश में रह गया, पर दुनिया के बॉर्डर्स को भी क्रॉस करके शादियां आज हो रही हैं। समस्या का समाधान ये है, समस्या कि जब बच्चे त्वरित निर्णय ले लेते हैं और उनको पूर्ण ज्ञान होता नहीं, और बाद में अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाला हाल हो जाता है। तो ऐसे में परामर्श की जरूरत आज आन पड़ी है। डॉक्टर वैशाली जी आपको इसे इन सभी पहलुओं का की जानकारी देंगी। आप पूना से हैं, जैसे मैंने पूर्व में बताया। एमबीबीएस हैं, डीसीएच हैं, डीएनबी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एडोलसेंट मेडिसिन में करा है। आपकी समस्याओं का समाधान के लिए ब्लॉग चलाती हैं, पेरेंट टीन्स HTTP वैशाली अंजित blogspot.com। आप नोट कर सकते हैं। उनका ईमेल भी है। अगर कोई समस्या हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शी इज इन चार्ज ऑफ 9 to 19 clinic and spend clinic for the adolescent at the Dinanath Mangeshkar Hospital, Pune. She has published award-winning books teenage.com/1 and teenage.com/2, प्रिय पालक मराठी में, किशोर.com हिंदी में, एंड हेल्प टीनेजर एट होम इन इंग्लिश। Attached to many renowned institutions of Pune। डॉक्टर टुटेजा टॉक शो का सिर्फ एक ही एम है कि समाज को आज के नए पहलुओं के बारे में बताना, विभिन्न प्रतिष्ठित फैकल्टीज को बुलाकर उनसे उनकी बातें सुनना और उनसे सलाह मशवरा करना। आपके सजेशन बहुत पूर्ण है हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो जरूर हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके कमेंट्स को हम स्वागत करेंगे। मैं वैशाली जी को आमंत्रित करता हूं कि अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें और मेरा पहला सवाल सुनने के लिए तैयार रहें। यस, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस, so सबसे पहले सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इम्पोर्टेंट टॉक शो। और आई एम अमेज्ड एट योर एंथुजियाज्म, और आई होप मुझे भी आपके जैसा एंथुजियाज्म मिलता रहे। सो ये टॉपिक इज रियली इम्पोर्टेंट, प्री मैरिटल काउंसलिंग, क्योंकि पहले तो ऐसे माना जाता था कि मैरिज इज समथिंग दैट दैट हैपन्स, एंड उसमें तो बड़े लोग डिसीजन ले लेंगे और फिर शादी करेंगे और वो शादी को निभाएंगे। बट उसमें
जो लोग जिनकी शादी होनी होती है, दे ऑल्सो हैव सम से और सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको कुछ ऐसे दैट वाज नॉट रियली कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, but nowadays we know that well begun is half done. So for an important journey like a marriage which is supposed to be long lasting, there has to be something, some kind of an education, some kind of thought, some kind of information that should be given before they actually plunge into the institute of marriage. So I think so ये important topic लेने के लिए thank you so much sir. तो मेरा पहला सवाल है आपसे, Yes. व्हाट इज द नीड फॉर प्री मैरिटल काउंसलिंग? इट वाज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी सो फार. Will it not make the process of marriage too artificial and dry? यस आई थिंक जैसा हम लोग काउंसलिंग के बारे में इन जनरल ही बोलते हैं, या फिर पेरेंटल काउंसलिंग के बारे में या पेरेंटिंग के बारे में बोलते हैं, समथिंग दैट इज सो नेचुरल, समथिंग दैट हैज टू बी सो इंस्टिंक्टिव, उसमें ये आर्टिफिशियल चीजें लाने की क्या जरूरत है? सो ड्यूरिंग आवर प्रेजेंटेशन हम लोग ये देख लेंगे कि क्यों प्री मैरिटल काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है, उसका क्या असर होता है, हाउ इट हेल्प्स द मैरिज टू बिकम more of a symbiotic and enriching relationship. So, this is a quote by Pearl Buck, and Pearl Buck is my favorite author. She's a Nobel Prize winning author, or with a very fine understanding of human emotions and relationships. तो उन्होंने कहा है, a good marriage is one which allows for change and growth in the individuals and in the way they express their love. So, which means marriage has to be flexible, fluid, and enriching. It should not be restricting. It should not be something that makes you do things against your wishes, or something that makes you stunted instead of being enriched. So, times have changed, and so something that was supposed to be or considered to be so natural and instinctive needs some kind of artificial input today. So even though हमें लगेगा कि प्रीमैरिटल काउंसलिंग थोड़ा सा आर्टिफिशियल है, थोड़ा सा रिजिड बना देता है लोगों को, और थोड़ा सा उनको सिखा देता है, ऐसा अगर लगता भी है तो भी, it is actually necessary because times have changed. So let's see how today's marriages are different. सो वी ऑल नो दैट मैरिजेस आर मैन मेड. ये तो कुछ नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है. इट डजेंट हैपन इन एनिमल्स, इट हैपन्स ओनली इन ह्यूमंस. जहाँ पे सोसाइटी स्थापन की गई है, जहाँ पे इवॉल्व्ड सोसाइटीज है, उसके यहाँ मैरिजेस है. बट आज के यंग जनरेशन ने आई थिंक ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही सीरियसली लिया है. सो दे जस्ट डोंट वांट टू गेट मैरिड दीज डेज. वो बोलते हैं कि अरे ये तो इट इज नॉट नेचुरल, इट्स मैन मेड. सो दे हेजिटेट, दे पोस्टपोन, दे डिले गेटिंग मैरिड. सो मैरिजेस हैव बिकम अ लिटिल मोर ट्रिकी एज कंपेयर टू बिफोर. Earlier it used to be just a social and economic arrangement in the past. जैसे लड़की को एक फैमिली से उठा के फादर के जहाँ पे वेर फादर यूज टू लुक आफ्टर हर, वहां से उठा के किसी दूसरे फैमिली में रख दिया. नाउ वेर हर हस्बैंड इज लुकिंग आफ्टर हर. ऐसी कुछ अरेंजमेंट होती थी. कभी कभार तो उसमें रिलीजन, कास्ट, फाइनेंशियल सिचुएशन, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती थी. But today it is a little less of a social and economic arrangement, because again women have started earning on their own. They have their own personalities and desires and expectations. So it's not entirely just an arrangement as such. Um, Earlier most of the marriages used to be arranged, but अभी मैंने लिखा है सेल्फ चोजन. तो मैंने लव मैरिज नहीं लिखा है, सेल्फ चोजन लिखा है, क्योंकि कभी कभी आजकल लव मैरिजेस भी होते हैं. बट अदरवाइज अगर लव मतलब प्यार होता नहीं है, तो आजकल के यंग लोग किसी डेटिंग एप्स पे जाते हैं, किसी वेडिंग एप्स पे जाते हैं जहाँ पे मैरिजेस आर अरेंज्ड, और वहां जाके प्रोफाइल्स देख के खुद भी चूज कर लेते हैं अपना पार्टनर. सो ये सारी मैट्रिमनी साइट्स वगैरह जो होती है, वहां पे वेरी लिमिटेड एक्सप्रेशन होता है व्हाट दैट पर्सन इज अबाउट. तो मे बी मुझे तो आजकल लगता है आजकल लोग अपना इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी में डाल देते हैं, और वो इंफॉर्मेशन मैट्रिमनी साइट पे डालते हैं ताकि वो बहुत अट्रैक्टिव लगे और लोग उनको चूज करें.
तो यहाँ पे अभी थोड़े सुपरफिशियल क्राइटेरियाज कंसिडर किए जाते हैं जब सेल्फ चोजन रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इंडिविजुअल का सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन देख के ही उनको चुना जाता है। अर्लियर द मैरिजेस यूज्ड टू बी कंप्लीटली फैमिली फोकस्ड, जैसा बोलते थे कि यू डोंट मैरी एन इंडिविजुअल, यू मैरी अ फैमिली। तो कम्प्लीटली फैमिली फोकस्ड रहते थे, इसलिए पहले सारा इंफॉर्मेशन घराने का लिया जाता था, उनके रिलेटिव्स का लिया जाता था, बड़ों का, बुजुर्गों का लिया जाता था, और फिर ब्राइड ग्रूम और ब्राइड की तरफ आ जाते थे लोग। बट टुडे इट इज मोर ऑफ एन इंडिविजुअली फोकस्ड थिंग, सो पीपल लुक एट देयर ओन ग्रोथ, खुद के लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, खुद के एक्सपेक्टेशंस क्या है। लोगों को अपनी स्पेस चाहिए होती है, तो उसमें भी उनको रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए होता है। सो दे आर ऑल्सो लुकिंग एट शेयर्ड गोल्स एंड कंपेनियनशिप। तो ये सारे चीजें होने की वजह से इट्स मोर इंडिविजुअल फोकस्ड देन फैमिली फोकस्ड। और अल्टीमेटली बाद में फैमिली कम्स इनटू द पिक्चर, और फिर बाद में सारा ये कंफ्यूजन हो ही जाता है। बट व्हाइल लुकिंग एट मैरिज या फिर अरेंज करते टाइम पे पीपल लुक मोर टुवर्ड्स द इंडिविजुअल रादर देन द फैमिली। We all know that marriages create family and family is the basic unit of society. तो अगर ह्यूमन सोसाइटी बननी ही है तो मैरिजेस आर नेसेसरी, क्योंकि दोज क्रिएट फैमिलीज। बच्चे तो ऐसे भी हो सकते हैं, बट देन देयर विल बी नो फैमिली एज सच, और फैमिलीज की वजह से जो सोशल सिचुएशन तैयार हो जाती है, सोसाइटी तैयार हो जाती है, वो तो होगी ही नहीं। बट दैट इज अगेन पीपल हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि मैरिजेस एसेंशियल है क्या। और फिर अगर मैरिजेस का इंस्टीट्यूशन ही कुछ ऐसे डिस्टर्ब हो गया, तो वी डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ फैमिली, व्हाट सॉर्ट ऑफ सोसाइटी विल डेवलप आउट ऑफ इट। और आजकल लोग ज्यादा इम्पोर्टेंस पैसे को या ऑब्वियस प्रॉपर्टी को या ऐसी चीजों को नहीं दे रहे हैं। दे आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू लव, कंपैटिबिलिटी, ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। मतलब हर एक को लगता है कि मैं स्टैग्नेट ना हो जाऊं मेरे लाइफ में। हर एक को लगता है कि मुझे ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए जो मुझे ग्रो होने में हेल्प करेगा, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहेगी, जहां हम दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे ग्रो होने के लिए। और वहां पे मुझे लव भी चाहिए, कंपैटिबिलिटी भी चाहिए, एंड फुलफिलमेंट भी चाहिए। इनफैक्ट अगर हमने बहुत सारे डिवोर्सेस का रीजन देखा, तो देर इज हार्डली एनी स्पेसिफिक रीजन एज सच। मतलब ऐसे नहीं होता है कि ये मुझे मारता है, ये लड़की पागल है, ऐसा नहीं होता है। उसमें ये होता है कि देर आर कंपैटिबिलिटी इश्यूज। सो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस कंपैटिबिलिटी को दे रहे हैं। एंड देन जेंडर रोल्स हैव इवॉल्व्ड। तो जो टिपिकल थे, वाइफ का ये टास्क रहता है, हस्बैंड का ये टास्क रहता है, ऐसा नहीं है। तो इवॉल्व हो रहे हैं, और ड्यूरिंग एनी इवोल्यूशन वी ऑल नो दैट देयर इज कंफ्यूजन। तो आजकल लड़कियों को और लड़कों को दोनों को भी कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरा रोल है क्या, मुझे चाहिए क्या, और मुझसे एक्सपेक्ट क्या किया जाता है, और मेरे राइट्स क्या है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो आई रिमेम्बर दैट मूवी की एंड का, आपने देखा है? तो जहाँ पे जेंडर रोल्स रिवर्स किए गए हैं, और वो जो हम्म। हीरो है वो हाउस हस्बैंड है, और वाइफ इज जो नौकरी जॉब। कॉर्पोरेट, हाँ, उसका ही अर्निंग जॉब, मेंबर। राइट, कॉर्पोरेट जॉब है उसका। हम्म। तो देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट आजकल थोड़ा थोड़ा ये एक्सेप्टेंस बढ़ गया है, एंड पीपल आर मोर ओपन टू दिस चेंजिंग जेंडर रोल्स। मुझे ऐसे कई फादर्स मालूम है जो जो अपने बच्चों के लिए पैटर्निटी लीव लेते हैं, जो इक्वली उनके ग्रोइंग अप में या उनके नर्चरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो अटेंड करते हैं अपने पेरेंट टीचर मीटिंग्स, और जो हम लोग वर्कशॉप्स लेते हैं पेरेंटिंग के, उसमें भी आजकल सिग्निफिकेंटली फादर्स ज्यादा आ रहे हैं, और ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ टू बिकम अ बेटर फादर, टू बिकम अ बेटर हस्बैंड। सो जेंडर रोल्स इवॉल्व हो रहे हैं, ये अच्छी चीज है, बट थोड़े टीदिंग प्रॉब्लम्स उसमें रहे ही जाएंगे। एंड द लास्ट पॉइंट आई वांटेड टू से वाज डिवोर्सेस हैव बिकम मोर एक्सेप्टेबल। तो ये अच्छी चीज है, बुरी चीज है, ऐसा मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। बट ऑल आई कैन से इज दैट इट इज नॉट जस्ट अ नेगेटिव डेवलपमेंट। इसमें ये भी तो है कि लोगों को सफर नहीं करना पड़ता है अनवांटेड या डिफिकल्ट मैरिजेस में।
तो अगर ये डिसीजन वाइजली और पूरे कॉन्शियसली आंखें खोली रख के ले लिया, तो इट कैन बी हेल्पफुल फॉर बोथ द पार्टीज। सो और ऑल्सो, और एक पॉजिटिव चीज मुझे ये ऐसी लगती है कि बिकॉज डिवोर्सेस हैव बिकम सोशली एक्सेप्टेबल, women and men who are divorcees, they can lead a better life। नहीं तो अर्लियर उन पे स्टिग्मा रहता था कि ये डिवोर्सी है, इसका मतलब ये इसकी कुछ जमता नहीं है हम्म। किसी से। बट हम्म। टुडे लोगों को ऐसे लगता है इट्स ओके, मतलब हो सकता है ऐसा, इट्स एक्सेप्टेबल। तो ये marriages have changed as it is with time, and also now we know that marriage also changes a person's life. It's not the same person who जब a married person is a slightly different person, a slightly changed person। तो priorities बदल जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं। सो टू लुक एट इट इन शॉर्ट, प्रायोरिटीज डेफिनेटली बदल जाती है, मतलब आई से वी तक चेंज हो जाता है। सो जब सपोज लड़की कहती है कि मैं, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये मूवीज अच्छे लगते हैं, मैं यहाँ ट्रिप के लिए जाऊंगी, अभी उनको ये डिस्कस करना पड़ता है कि हम दोनों को क्या अच्छा लगता है, सो व्हाट कैन वी डू टुगेदर। इसीलिए प्रायोरिटीज थोड़े से चेंज हो जाते हैं। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, करियर, हॉबीज, सारी चीजों में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। जैसे मोस्टली ऐसे होता है ना, बॉयज वांट टू बी विथ फ्रेंड्स ऑल द टाइम, और सपोज कुछ सेलिब्रेशन है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, उनको फ्रेंड्स के साथ करना अच्छा लगता है बॉयज और गर्ल्स को। अब रादर देन विद द फ्रेंड्स, इट हैज टू बी मोर विद द फैमिलीज एंड मे बी सेकेंडरीली विथ फ्रेंड्स और समथिंग। समझो किसी को कुछ हॉबी है, जैसे वाइफ है जिसको ट्रेकिंग अच्छा लगता है, और हस्बैंड है जिसको गाने सुनने अच्छे लगते हैं, किसी, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई इंट्रोवर्ट है, किसी को बाहर जाके घूमना फिरना अच्छा लगता है, किसी को घर में बैठना अच्छा लगता है। तो प्रायोरिटीज अलग अलग होती है, आइडेंटिटी बदल जाती है। बहुत सारे इन लॉ रिलेशनशिप आते हैं ना आप, जैसे फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो सन इन लॉ, तो ये सारे इन लॉ रिलेशनशिप आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है, कभी कभी पूरी की पूरी बदल जाती है, स्पेशली इन केसेस ऑफ विमेन। समटाइम्स दे जस्ट फॉरगेट अबाउट हु दे आर। कि अगर आपने किसी 60 साल की औरत को पूछा कभी कि आपको क्या खाना पसंद है या कौन से कलर की साड़ी अच्छी लगती है, कभी कभी वो बता नहीं पाते, क्योंकि दे हैव चेंज देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स सो मच टू गेट एडजस्टेड। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहती है, जैसे फैमिली का कुछ इलनेस हो गया, फैमिली फंक्शंस है, वो सारे अटेंड भी करने पड़ते हैं। एंड पीपल हैव टू शेयर स्पेसेस, देयर ओन स्पेस। तो आजकल ये स्पेस का फंडा भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो सबको ऐसे लगता है कि मुझे मेरी स्पेस चाहिए। और शादी से पहले वो स्पेस रहती भी है टू सम एक्सटेंट, वेदर दे हैव देयर ओन रूम और नॉट, उनकी खुद की स्पेस रहती है। बट वंस दे गेट मैरिड, ये होता नहीं है, दे डोंट गेट, दे हैव टू शेयर दैट स्पेस। चाहे वो बेड का स्पेस हो, बेडरूम का स्पेस हो, टॉयलेट हो, जो कुछ भी हो, सारी चीजें उनको शेयर करनी पड़ती है। और कभी कभी ये स्पेस श्रिंक भी हो जाती है, जैसे फाइनेंस, फॉर एग्जांपल टेक द फाइनेंशियल स्पेस। तो पहले हर एक को ये रहता था, लिबर्टी रहती थी कि मैं मेरे पैसे कैसे खर्च कर दूं। बट शादी के बाद ये उस पे थोड़ा सा कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि द अदर पर्सन ऑल्सो डिसाइड्स हाउ दैट मनी शुड बी स्पेंट। या इमोशनल स्पेस रही, किसी को कभी लगता है अगर के जब मेरा मूड नहीं है तो आई जस्ट वांट टू लाई डाउन एंड नॉट टॉक टू एनीवन। बट शादी के बाद ऐसे होता नहीं है, अगर आपका मूड नहीं है तो भी आपको बातें करनी पड़ती है, आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है। सो इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, इवन सोशल स्पेसेस, ऑल आर काइंड ऑफ हैव टू बी शेयर्ड। तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ जाके सिर्फ ये टाइम पास नहीं कर सकती हूँ। आई हैव टू मेक श्योर दैट बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ हैव सिमिलर ओवरलैपिंग सेट ऑफ फ्रेंड्स, जहाँ पे जाके फैमिली टाइम स्पेंड करें। सो मुझे तो लगता है ये सारी चीजें हो जाती है। सो सर, मुझे लगता है considering all these factors, how marriages have changed, how marriage changes us, ये सारा कंसिडर करके मुझे लगता है प्री मैरिटल काउंसलिंग हेल्प्स इन ऑल दीज मल्टीपल वेज। एक तो इट गिव्स अस अ 360 डिग्री पर्सपेक्टिव। जैसे शादी जैसे चीज में आंख बंद करके गिर जाना अच्छी अच्छी बात नहीं है।
So you have to keep your eyes open consciously, cautiously, with all possible information, armed with all the skills, you have to get into it. और उसका सिर्फ प्यार या रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली ऐसी कुछ चीजें ना देखते हुए 360 डिग्री पर्सपेक्टिव अगर ले लिया, तो देन इट बिकम्स a complete and proper decision with more likeliness of the marriage lasting for a longer period of time. प्रीमैरिटल काउंसलिंग एंटिसिपेट्स, आई मीन इट गिव्स एंटिसिपेटरी गाइडेंस। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स आने ही वाले हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स होने ही वाले हैं या कुछ ऐसे टाइम्स आने वाले हैं जहाँ पे दोनों की बिल्कुल ही नहीं बनेगी। नहीं है, बट in case that happens, there are ways to resolve them which are addressed by this premarital counseling. Premarital counseling also helps the both of them to know each other better, because the couple, is looking at each other through from a very typical perspective. तो एक ही एंगल से देखते हैं दोनों एक दूसरे को, और फिर बाकी के सारे एंगल्स जो है ना वो शादी के बाद बाहर आने लगते हैं, और फिर उनको ऐसे लगता है, उनको लगता है अरे इट्स इज दिस द सेम पर्सन दैट आई मैरिड। So, getting to know each other in a safe space of a counseling room is a much safer way, is a much warmer way of understanding each other. Also, बहुत सारे ऐसे की इश्यूज रहते हैं जो कपल्स एड्रेस ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतने apparently अपने लव नेस्ट में मशगूल रहते हैं कि वो भूल जाते हैं कि इसके लिए कुछ हार्ड ट्रुथ्स भी है, कुछ हार्ड डिसीजंस भी है जो लेने पड़ेंगे, जैसे फाइनेंसेस है, चिल्ड्रन है, सेक्स है। तो इन सारी चीजों के बारे में कभी कभी ये इसमें से कुछ सब्जेक्ट टाबू सब्जेक्ट कहा जाते हैं, जैसे सेक्स है। तो दोनों को ऐसे कभी कभी लगता होगा कि अरे इसके बारे में डिस्कस किया, इसका मतलब मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ या अच्छा लड़का नहीं हूँ, ऐसा समझेंगे लोग। या फिर उनको लगता है कि अरे ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बारे में डिस्कस करें, ये तो बाद में ही इवॉल्व हो जाएगी। बट विथ दिस काइंड ऑफ काउंसलिंग इनको डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है। और ऑल्सो दे कैन एक्सप्लोर ईच अदर्स वैल्यूज एंड थॉट्स। जैसे अगेन मैंने बोला कि वैल्यूज वगैरह चीजें तो कभी कभी बात उस पे बात भी नहीं की जाती, कभी कभी उनका कुछ कंसिडरेशन भी उनको नहीं दिया जाता। कभी कभी एक दूसरे की सोच विचार क्या है इसके बारे में पता नहीं चलता। सो अगेन एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, वार्म एनवायरनमेंट मिलता है, जहाँ पे काउंसलर एक मीडिएटर की तरह रहती है, जहाँ पे एक दूसरे के वैल्यूज और थॉट्स एक्सप्लोर किए जा सकते हैं विदाउट गेटिंग इनटू फाइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सो मुझे लगता है दैट इज हाउ इट इज। सो दैट्स द रीजन व्हाई आई फील प्रीमैरिटल काउंसलिंग इज नेसेसरी दीस डेज। तो बहुत अच्छा आपने डिटेल में बताया वैशाली जी, बट मेरा ये कहना है कि जब डिसाइड होता है शादी का तब दो जने रहते हैं, पर जब यस। शादी हो जाती है तो लॉज, इन लॉज भी साथ में आ जाते हैं, तो दे विल हैव टू कंसीडर एवरीबडी एंड द प्रॉब्लम not start from the couple but from environment also, that plays a big role in the successful marriage. So अगला सवाल है, how do you actually go about doing a premarital counseling and who can do it? Oh, I think that's a very important question. Just because somebody is married, it doesn't give them a license to become a premarital counselor. Yeah. हाँ, या किसी को ऐसे लगता है कि अरे मैं अच्छी तरह से बातें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ दूसरों के साथ, तो दैट डजंट मीन दे कैन बिकम अ प्रीमैरिटल काउंसलर। उनके लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि दिस इज नॉट अ वेरी कैजुअल थिंग, इट्स अ वेरी वेरी साइंटिफिक, स्पेसिफिक एंड एजुकेशनल एक्टिविटी। तो a premarital counselor has to be, first thing the counselor has to be empathetic, जिसका मतलब है उस आगे वाला पर्सन के शूज में जाके उनकी तरफ से प्रॉब्लम को देख सके। समझो एक कपल आता है जहाँ पे वो लड़की कहती है कि इनकी फैमिली बहुत बड़ी है और इनके घर में 10 लोग रहते हैं और हमारे घर में हम लोग 3 ही रहते थे। सो आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर, आई डोंट नो हाउ आई विल बी एबल टू मैनेज दैट। तो अगर काउंसलर ये समझ नहीं पाई और उनको बोलने लगी कि दैट्स ओके, डजंट मैटर, इट इज पॉसिबल, यू विल बी एबल टू डू दैट,
तो वो लड़की को ऐसे लगेगा अरे अरे, इनको समझ नहीं रहा है मुझे क्या हो रहा है। सो एम्पथी मतलब काउंसलर को समझना चाहिए कि एग्जैक्टली exactly क्या इशू उसको लग रहा है। हम्म, तो अगर काउंसलर ने कहा कि आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आर यू वरीड अबाउट योर स्पेस, आर यू वरीड अबाउट द एक्स्ट्रा वर्क दैट यू हैव टू फेस, ओके देन वी कैन टॉक अबाउट दैट, एंड देन दैट गर्ल विल बी एबल टू मैनेज इवन द बिगर फैमिली आफ्टर मैरिज। बीइंग नॉन जजमेंटल, जो मैंने रेड में लिखा है क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल। आजकल तो प्री मैरिटल काउंसलिंग में कभी सेम सेक्स कपल भी आ सकते हैं, कभी ऐसे भी कपल आ सकते हैं जो दूसरे दो दो अलग अलग शहरों में रह रहे हैं या दो अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं। So if the premarital counselor is judgmental, they will say, "Arey, this is not right. You must consider leaving. One of you must consider leaving a job and living together." Or they may, look at the same-sex couple in a not very loving way, जो obviously वो couple को sense हो जाएगा। तो बीइंग नॉन जजमेंटल इज एसेंशियल। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे थॉट्स और वैल्यूज आप बाजू में रख दें। इसका सिर्फ ये मतलब है कि एक्सेप्ट देयर वैल्यूज एंड जजमेंट्स विदाउट योर वैल्यूज इंटरफियरिंग विद द प्रोसेस। तो समझो अगर आपको होमोफोबिया है, जिसका मतलब है सेम सेक्स कपल्स आपको पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू हम्म, चेंज दैट ओपिनियन, बट यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट दीज टू पीपल कैन हैव such a loving relationship. Another thing is oriented to problem solving. ऑब्वियसली जब प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए कपल्स आते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक दूसरे के बताते हैं। सो इफ द काउंसलर जस्ट कीप्स ऑन कलेक्टिंग ऑल द प्रॉब्लम्स, तो फिर इट विल बी लाइक डिटरेंट फॉर द कपल। उनको लगेगा अरे हमारे रिलेशनशिप में तो सारे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तो द काउंसलर हैज टू बी ओरिएंटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग रादर देन प्रॉब्लम कलेक्टिंग। क्रिएटिंग। प्रॉब्लम क्रिएट एंड नहीं करना, ऑल्सो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ट्रू ट्रू, करेक्ट। हम्म, तो जैसा हमने पहले एग्जांपल में देखा, अगर दोनों दूसरे दो कंट्रीज में रह रहे हैं एंड दे आर ओके विथ इट, इफ द काउंसिल ओनली थिंक्स दैट इट्स अ बिग प्रॉब्लम, तो उनको भी लगेगा ना कि अरे मेरा तो ये प्रॉब्लमेटिक ही है कुछ। तो वेरी राइट सर कि वी डोंट हैव टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, वी डोंट हैव टू यू कलेक्ट हैव टू प्रॉब्लम्स, सॉल्व द बट वी हैव प्रॉब्लम। टू solve the problems. So problem solving is an essential characteristic of the premarital counselor. यस, He or दैट्स व्हाई she दे has हैव कम टू यू। correct, correct. And that या, is that is how you are trained for it. या, Then adaptive, of course, whatever situation comes, मतलब किसी को कुछ प्रॉब्लम रहा या इंडिविजुअल सेशन में कुछ अलग कोई कह रहा है और जॉइंट सेशन में कोई कुछ अलग कह रहा है, तो द काउंसलर हैज टू अडाप्ट टू बोथ द सिचुएशंस रादर देन पॉइंटिंग इट आउट टू देम। द काउंसलर ऑल्सो हैज टू बी पैशनेट अबाउट हिज और हर वर्क, नहीं तो उनको लगता है अरे क्या है कि क्या लोग ऐसी बातें करते हैं, लाइक इट विल बी लाइक अ बर्डन टू देम एंड इट्स अ बोरिंग टास्क फॉर देम। बट एक्चुअली इफ दे आर पैशनेट अबाउट देयर वर्क, दे विल बी वेरी इन्वेस्टेड इन द प्रोसेस। दे विल बी, उनको ऐसे लगेगा कि अरे मैं किसी की मदद कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये अच्छी बात है और आई एम ग्रोइंग विथ इट, और ये मुझे भी अच्छा फीलिंग दे रही है। सो पैशनेट रहना ये बहुत एडिटिव थिंग है काउंसलिंग के प्रोसेस में। Of course, the counselor has to be a good listener. In fact, more than half the times, just listening is enough. लोगों के प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं अगर हम उनको अच्छे से वार्म लिसनिंग ईयर सुनते हैं। दे तो। यस। या तो ग्रोथ ओरिएंटेड भी होना चाहिए प्री मैरिटल काउंसलिंग, जिसका मतलब है प्री मैरिटल काउंसलर learns from each case, so she or he becomes a better counselor with each with each session, and also they help the couple to grow together। क्योंकि हमने देखा इनिशियली, पर्ल बक ने भी कहा है, इन जनरल भी हमें पता है कि मैरिज में दोनों का ग्रोथ अगर हो जाए तो ये ज्यादा फुलफिलिंग रिलेशनशिप हो जाती है। एंड ऑब्वियसली द काउंसलर हैज टू बी नॉलेजेबल। उनको साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, मेडिकल प्रॉब्लम्स का नॉलेज होना चाहिए, लॉज का नॉलेज होना चाहिए, एंड करंट सिचुएशन का नॉलेज होना चाहिए। देन दे विल बी एबल टू गाइड द कपल इन अ मच बेटर वे। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट,
The counselor has to be trained in premarital counseling. And there are so many methodologies of premarital counseling. You have to give them so many questionnaires and tests and interpret those tests and use some typical psychotherapy methods for counseling. तो इसके लिए the counselor has to be trained. So I think starting in the beginning itself, now we have made a long list of things that the premarital counselor has to have. But I think that is how the counseling starts. And the next important thing in premarital counseling is, I think, this theory by Sternberg, which is called Sternberg's triangular theory of love. So we can see a triangle here at the end, one end of which is intimacy, at the other end is passion, and at the last end is the commitment. तो ये क्या होता है? So intimacy is closeness, bonding, emotional understanding. Passion होता है वो, it is more related to physical attraction, sex, and all and visible or physical things. And commitment is the desire or decision to make sure that this love lasts for a long period of time, and this relationship is nurtured for a long period of time. So सिर्फ कमिटमेंट रही तो, एज वी कैन सी इन दिस ट्रायंगल, इट इज जस्ट एन एम्प्टी लव. तो मतलब कर्तव्य के लिए लोग करते हैं, काम करने के लिए ही करते हैं, निभाते हैं रिलेशनशिप. इफ इट इज जस्ट पैशन, इट इज इन्फैचुएशन, विच वी कैन सी इन टीनेज लव मेनी टाइम्स. If it is just intimacy, it is liking each other, which happens mostly with friends. और दोनों को, इनके बहुत सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस है. जैसे इन्फैचुएशन मतलब पैशन और इंटीमेसी रही तो इट बिकम्स अ रोमांटिक लव, जो बहुत सारे लव मैरिजेस में इनिशियली रहता है. कमिटमेंट मे और मे नॉट बी देयर, या फिर इट इंक्रीजेस विथ मैरिज, विथ passage of time. So initially it is just a romantic love. If it is just infatuation and commitment, passion and commitment, then it becomes something called as fatuous love, which means जहाँ पे ऐसे होता है ना, एकदम से they just fall in love head on, or immediately they decide to get married. So there is a lot of passion, there is a lot of commitment, but कुछ ऐसे हार्ट टू हार्ट टॉक ही नहीं होता, कुछ बॉन्डिंग ही नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता कि अरे इनको क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है. तो इंटीमेसी रहती नहीं है. सो दैट इज फैचुअस लव. एंड सिर्फ इंटीमेसी और कमिटमेंट रहा तो इट इज कंपेनियनेट लव, जैसे फ्रेंड्स में हो जाता है. सो मैरिज इज what is shown inside the triangle. It is the consummate love, which has all three components: intimacy, passion, as well as commitment. तो गुड. जिन मैरिजेस में ये तीनों चीजें रहती है, भले थोड़ा कम ज्यादा हो, बट तीनों चीजें रहती है, those marriages are happy and successful marriages. सक्सेसफुल मैरिजेस. Yes. And those are the marriages which are likely to last long, right, sir? लाइफ लॉन्ग. Lifelong. या. And I think you're a living example of that. वी आर हियर. Yes. So this Sternberg's theory, I think, explains a lot of things related to marriage. या. तो ऐसे हमने कपल्स देखे हैं ना, जहाँ पे वो, इट साउंड्स लाइक एन एम्प्टी लव, जहाँ पे बहुत सारी कमिटमेंट है, बहुत सारी इंटीमेसी भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, बट ये नहीं है, पैशन नहीं है शायद उनके रिलेशनशिप में. सही बात. दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम. यस. या. एंड व्हाई वुड द कपल फील लाइक कंटिन्यूइंग विद द मैरिज इफ दैट हैपेंस, राइट? या. और फिर ऐसे जगह क्या होता है, the small little problems of the marriage become like huge ones. या. तो आई रिमेम्बर, एक मेरे पास मदर आई थी, मतलब द टीनेजर वाज माय पेशेंट, और उसकी मदर मुझे बता रही थी, ग्रेजुअली इट केम डाउन टू हाउ देयर मैरिड लाइफ इज. और वो बता रही थी कि आई हेट इट जब लोग रात में अपना ब्रश करके नहीं सोने के लिए आते हैं, एंड माय हस्बैंड नेवर ब्रशेस हिज टीथ, एंड शी सेड आई हेट इट. स्मॉल थिंग्स. जस्ट स्मॉल थिंग्स ऑल एंड थिंग्स. क्रिएटिंग प्रॉब्लम. So that just means there was hardly any intimacy. अगर intimacy रहती थी तो इस चीज का उसको इतना प्रॉब्लम नहीं आता था, राइट? तो छोटी छोटी बातों से ही प्रॉब्लम चालू होती है. बड़ी बातों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी छोटी बातों में प्रॉब्लम होती है. वो दिन हाँ. लगा लेते हैं और फिर
अलग होने की बात करने लगते हैं। हाँ, डायरेक्टली दे गो टू डिवोर्स एंड द ये डी वो। वर्ड वी कॉल इट। हम्म। या सो इंटीमेसी इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। जिन रिलेशनशिप्स में पैशन नहीं होती है वहां पे भी वो लास्ट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, क्योंकि सेक्स इज मतलब मैरिज इज लॉफुल सोशली एक्सेप्टेबल वे ऑफ हैविंग सेक्स। तो सेक्स इज अ हम्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैरिज। अगर वो ही नहीं रहा उसमें तो फिर उसमें भी कुछ मजा नहीं आता और वो रिलेशनशिप फिजल आउट होने लगती है। हम्म। तो आपने पूछा था मुझे कि वो प्रोसेस प्रोसेस होती क्या यस। है। Yeah, हम्म। so there are a few steps, you know. So first of all, it's a very structured process, and usually there are 5 to 7 visits, and some of them are individual visits, and some of them are joint visits. So the visits can change. The number of visits can change according to the situation, but most of the times it is about 5 to 7 visits. So initially, individual visits of both each of the couple, and then each one of them, and then joint visits, and maybe sometimes, if required, the counselor can have a family session where the grooms and brides family also join in the session. आजकल सर एक टीवी सीरियल चल रहा है, परफेक्ट द परफेक्ट फैमिली करके। आपने देखा है जिसमें फैमिली काउंसलिंग यस। दिखाया है। So actually it starts with the girls, the youngest member of the family, that is the granddaughter's problem. She has issues in school, and when it comes down they realize that it's actually a family issue, and then the whole family goes for counseling. So यहाँ पे भी कभी कभी as a preventive measure or to give anticipatory guidance, ये फैमिली एक सेशन भी हो सकता है, क्योंकि इन लॉज भी कभी कभी बहुत रिजिड रहते हैं। सो हाउ मच एवर द कपल ट्राइज, इन लॉज आर नेवर हैप्पी। तो उनको भी थोड़ा सा इनिशियली काउंसलिंग इसके की लिए जरूरत पड़ती है। करेक्ट हम्म। थोड़ा एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। सही बात। नेक्स्ट। Then, then there are some assessments. Okay, so there are sometimes psychological assessments like personality tests. एक questionnaire दी जाती है बहुत सारी बार, जहाँ पे the couple writes about their uh, preferences, likes, dislikes, and expectations from marriage. And कभी कभी कुछ compatibility tests किए जाते हैं, और मेडिकल टेस्ट भी किए जाते हैं, जिसके बारे में मे बी हम लोग थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। एंड यहाँ पे सो पर्सनालिटी असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड मेडिकल असेसमेंट। उसके बाद कुछ ये जो हम बोल रहे हैं ना, एंटिसिपेटरी गाइडेंस दिया जाता है, जैसे स्किल्स ट्रेनिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, या कोपिंग हो। थोड़ा बहुत मेडिकल स्किल्स के बारे में भी बताया जाता है, जैसे कॉन्ट्रसेप्शन हो, सेफ सेक्स हो, इसके बारे में भी बताया जाता है। एंड maybe skills to cope with the changing role of the husband or wife, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। और इसके लिए अलग अलग अप्रोचेस यूज किए जाते हैं, साइकोलॉजिकल अप्रोचेस रहते हैं। एक तो ये वेल नोन गॉटमन मेथड है, फिर इमोशनली फोकस्ड थेरेपी है, साइकोडायनामिक कपल्स थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। थोड़े से अलग अलग टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, बट अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम help the couple to find out the strengths and weaknesses of each other, and different ways to cope with each other, and increase the bonding and emotional understanding of both of them. So that's how the process is. हम्म। तो मेरे बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा। अब, अगला सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस इज गिवन टू द वुड बी द कपल। Sorry, what kind of advice? वुड Can I बी repeat the question, sir? व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस इज गिवन टू द वुड बी कपल। हाँ, okay, okay, yes, कपल को क्या एडवाइस देने वाले हैं। yes, yes. तो हम लोग आई मीन आई विल टेक द सेकेंड पॉइंट फर्स्ट, दैट एंड दैट ऑफ कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। बट आई थिंक कम्युनिकेशन फॉर्म्स द बेस ऑफ द पिरामिड ऑफ द रिलेशनशिप, क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट, फॉरगेट अबाउट रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, पहले बॉन्डिंग ही नहीं होता है, और बाकी भी कुछ चीजें हो नहीं सकती है। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, and for that you need to learn a new language. तो
you might have heard of love languages. So there was this clergy. अब हमें पता है कि क्रिश्चियनिटी में बहुत बार प्री मैरिटल काउंसलिंग किया जाता है चर्चेस में। तो वहाँ के जो फादर रहते हैं वो काउंसलिंग करते हैं। तो एक फादर ने ही ये डिवाइस किया है about love languages. So, according to him, there are different types of love languages and described 5 types. मतलब love language मतलब क्या है कि किस चीज से एक किसी पर्सन को loved फील होता है। हाउ कैन अ पर्सन फील loved बाय व्हाट एक्शन? तो कुछ लोगों के लिए है ना वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, मतलब प्रेजिंग या नोटिसिंग गुड थिंग्स अबाउट देम, कॉम्प्लीमेंटिंग देम, ये चीजों से उनको अच्छा लगता है। कुछ लोगों को फिजिकल टच से अच्छा लगता है, जैसे हगिंग हो, होल्डिंग हैंड्स हो, जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर हो, ऐसी कुछ फिजिकल चीजेस चीजेस आई मीन एक्शंस की वजह से उनको लव्ड फील होता है। किसी किसी को क्वालिटी टाइम देने के बाद अच्छा लगता है कि अगर एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, उनके साथ एंजॉय किया, उनके साथ काम किया या बातें की, मूवी देखा एक साथ, ऐसा टाइम स्पेंड करने के बाद उनको अच्छा लगता है। कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको गिफ्ट से ही अच्छा लगता है, मतलब कुछ अच्छे से वो डायमंड का नेकलेस दिया तो ओनली देन माय हस्बैंड लव्स मी, ऐसा कुछ। सो दे ऑलवेज एक्सपेक्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ऑन बर्थडेज, एक्सपेंसिव हॉलीडेज, ऐसी सब चीजें। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों को एक्ट ऑफ सर्विस से अच्छा लगता है, मतलब अगर किसी ने पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को हेल्प किया, उसके उनके कामों में पार्टिसिपेट किया, या फिर उनके लिए समझो उनको ठीक नहीं लग रहा है तो उसका सर दबाया, इफ द वाइफ इज हैविंग हर पीरियड्स तो हॉट वाटर बैग दिया, ऐसे छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ सर्विसेज की वजह से उनको अच्छा लगता है। तो हम्म। ही हैज डिस्क्राइब दिस 5 लव लैंग्वेजेस। अब तो अगर हस्बैंड को समझ में ही नहीं आता है कि मेरी पत्नी को किस चीज से अच्छा लगेगा, तो वो थोड़ी ना उसको खुश कर सकेगा। एंड सेम थिंग विथ वाइफ, अगर उनको समझता नहीं है कि मेरे हस्बैंड को अगर मैंने उसके कामों में मदद किया या उसको उसको वर्ड ऑफ एफर्मेशन दिया, मतलब उनको अप्रिशिएट किया, कॉम्प्लीमेंट दिया, तो उनको अच्छा लगता है। ये अगर इनको पता ही नहीं है तो शी विल फील दैट अरे आई फील गुड व्हेन ही हग्स मी, सो ही शुड फील गुड व्हेन आई हग हिम। बट दैट डजंट हैपन। तो ये लव लैंग्वेजेस एक दूसरे के समझ में आने चाहिए। So that is something that is covered in these sessions. Communication and conflict resolution, we'll look at it in a little bit of detail. फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया जाता है। अभी इसका एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल मुझे लगता है प्रीनप या प्रीनप्शल एग्रीमेंट्स जो रहते हैं फॉरेन कंट्रीज में, जहाँ पे पूरा शादी के पहले ही लिखा जाता है कि वाइफ के पैसे कहाँ जाएंगे, हस्बैंड के पैसे कहाँ जाएंगे, किसको क्या मिलेगा, घर किसको मिलेगा, क्या किसको मिलेगा इन केस ऑफ डिवोर्स या सेपरेशन। तो हमारे यहाँ आई थिंक इतना नहीं रहेगा अभी तक, शायद रिच लोगों के यहाँ होता भी होगा, बट जनरली फाइनेंशियल प्लानिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू जॉइंट अकाउंट होगा या सेपरेट अकाउंट होगा। फिर किसको सेव करने की आदत है तो उनको शेयर्स में सेविंग करना अच्छा लगता है या एफडी करने में अच्छा लगता है या गोल्ड लेने में अच्छा लगता है, स्पेंडिंग का क्या है एक दूसरे का। देर आर सम पीपल हु थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म, तो उनको इमीडिएट खर्चा करना अच्छा नहीं लगता। और कुछ लोग रहते हैं जो प्रेजेंट में ही रहते हैं, उनको लगता है अरे नहीं अभी मुझे ये चाहिए बस, तो बाद में कुछ होगा वो देखा जाएगा। तो ये सारे एक्सपेक्टेशंस और हैबिट्स जो है, फाइनेंशियल हैबिट्स, ये डिस्कस किए जाते हैं, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स एक दूसरे में डिस्कस नहीं करते हैं बिफोर मैरिज, क्योंकि उनको लगता है अरे ये तो मतलब दे आर सो ड्रेंच्ड इन लव दैट दे फील दैट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर फैमिली बैकग्राउंड एंड डायनामिक्स, अगेन बिकॉज हम लोग इतना पर्सन सेंट्रिक हो गए हैं कि फैमिली के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कभी लेते भी नहीं है। कपल में लोग तो उनको सिर्फ एक दूसरे के बारे में पता होता है, बट उनके फैमिलीज के बारे में कुछ पता नहीं होता है। चेंजिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमने देखा कि कितनी सारी चीजें बदल जाती है, तो उसके बारे में भी
डिस्कस किया जाता है, so that later on it's not like a shock to the people. Like for example, हस्बैंड को, कपल में से जो हस्बैंड रहेगा उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरी वाइफ के पेरेंट्स को कुछ हो गया, इफ दे आर नॉट वेल, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ देम, समटाइम्स टेक फाइनेंशियल बर्डन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। तो ये पता होना चाहिए, दिस इज हिज चेंज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूजुअली ऐसे किया जाता है कि द वाइफ इज टोल्ड दैट शी हैज टू टेक केयर ऑफ द इन लॉज, बट द हस्बैंड ऑल्सो हैज टू टेक केयर ऑफ हिज इन लॉज, ये उसको पता नहीं होता है। स्पेशली इन दिनों जहाँ पे सिंगल चिल्ड्रन रहते हैं, तो द वाइफ इज ऑल्सो अ सिंगल चाइल्ड मेनी टाइम्स ऑफ हर पेरेंट्स। तो ये सारी चीजें, इंटीमेसी एंड सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस, ऐसा स्टडीज में से दिखाया गया है कि जो कपल्स अपने सेक्सुअल डिफरेंसेस के या क्वेरीज के बारे में ओपनली बात करते हैं, दे हैव अ मोर लास्टिंग एंड हैप्पी मैरिज। क्योंकि जैसा मैंने कहा, सेक्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैरिज, और अगर उसी में लोगों ने डिस्कम्फर्ट में जीते रहे या कभी अपना डिस्कम्फर्ट एक्सप्रेस ही नहीं किया, देन दे कैनॉट हैव, और दे विल शो एज दो दे हैव अ हैप्पी मैरिज, बट मन में तो वो दुखी ही रहेंगे शायद। और इंटीमेसी भी ऐसी होती है ना, कभी कभी ऐसे लगता है कि अरे, आई थिंक जनरली इट हैपेंस विथ हस्बैंड्स दैट दे, अगर उनको समझो कुछ फ्री टाइम मिल गया, तो दे वांट टू गो आउट और बी विद देयर फ्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट, वेयर एज द वुमन माइट फील लाइक just sitting at home, chatting or discussing or just sharing with each other or just spending companionable time in companionable silence, जैसे विदाउट कुछ बातें करते ही अगर साथ में बैठे तो उनको अच्छा लगेगा शायद। तो ये इंटीमेसी इम्पॉर्टेंट है, ये हमको उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने वो स्टर्नबर्ग्स के ट्रायंगल में देखा कि अगर इंटीमेसी रही तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट करने में इजी हो जाता है कपल को। अदरवाइज इट बिकम्स अ बिग टास्क, एंड छोटी छोटी चीजें सेपरेशन की तरफ धकेल देती है लोगों को। एंड फ्यूचर गोल्स अबाउट करियर, चिल्ड्रन, लाइफस्टाइल, कि जहाँ पे अगर फैमिली प्लानिंग की बातें होगी, whether the couple wants children or not, what will happen in case they do not get have their own children in a natural way। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि people go for IVF, or people go for adoption, and usually one of the couples, मतलब कपल में से एक ही पर्सन उसके लिए रेडी होता है और दूसरा पर्सन अग्री करता है, बट वेरी रिलक्टेंटली। एंड देन आई हैव सीन where families are separated after they go through a lot of trouble, conceiving via IVF, having a baby, और उसके बाद उनका डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि दोनों उसमें इन्वॉल्व नहीं रहते हैं प्रॉपरली। तो ये सारे थिंग्स एंटिसिपेट करके उसके बारे में, फ्यूचर गोल्स के बारे में भी बात करनी है। करियर के बारे में तो डिस्कस करना ही चाहिए कि उसके लिए हम लोग क्या क्या सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें पता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर किसी को बहुत ही हाई पेइंग जॉब चाहिए, और देन दे आर विलिंग टू लिव इन टू सेपरेट कंट्रीज ऑल देयर लाइफ, सो ऐसे आई हैव सीन सो मेनी फैमिलीज वेयर द हस्बैंड और द even the wife sometimes goes and lives in another country, and she comes only once a year for a month and spends time with the family, and they're still living a life like that. They're still married, but they are okay with it. So future goals, I think, should be important. How you adjust and how you think about each other. Yes. That is important. Yeah. So So I think respect is important, right? If you respect the other person's, uh, respect your relationship. yes. That is So important. such an important part of, Yeah, that is important part of life. very very important. Hmm. So some of these points may seem as though we are repeating them, but I have written it again, common areas of conflicts in a couple, क्योंकि these are the areas where their conflict happens, and these are the areas which are usually not adequately addressed by the couple before getting married.
सो वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट फाइनेंसेस एंड कम्युनिकेशन। प्रायोरिटीज के बारे में बहुत बार ऐसी बात नहीं होती है, और फिर बाद में ऐसा होता है ना कि अरे हाँ, अब तो क्या इसकी शादी हो गई, अब तो ये आता ही नहीं है हमारे साथ बातें करने के लिए। सो द हस्बैंड, सो दैट इज हाउ द हस्बैंड्स फ्रेंड्स से। और फिर हस्बैंड आके पूरा गुस्सा वाइफ पे निकालता है कि तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त अभी मुझसे दूर हो गए। सो प्रायोरिटीज बदलने वाले हैं, ये एक्सेप्टेंस आई थिंक, इस पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बार हो जाते हैं। आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट चाइल्ड रेयरिंग के बारे में भी बहुत बार होता है कि हु विल लुक आफ्टर द चाइल्ड, हु विल टेक लीव व्हेन द चाइल्ड इज नॉट वेल, who will take the child for the vaccination appointment. So parenting, childbearing, priorities, attention and even recreation, जैसा मैंने कहा, किसी हस्बैंड को अगर बाहर जाना पसंद है और वाइफ को घर में बैठना पसंद है एज पार्ट ऑफ रिक्रिएशन, किसी को पार्टी करना अच्छा लगता है, किसी को घर में लोगों को बुलाना अच्छा लगता है, किसी को ट्रेकिंग पसंद है, किसी को तीर्थ यात्रा करना पसंद है। तो रिक्रिएशन के आइडियाज भी अलग होते हैं, और उसके बारे में अगर पता चला तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। जैसे एक को ट्रेकिंग पसंद है, दूसरे को आता नहीं है, तो ही और शी कैन गो फॉर ट्रेकिंग विथ हिज फ्रेंड्स एंड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद द पार्टनर अदरवाइज। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ ही देना चाहिए, बट उसमें एडजस्ट कैसा करेंगे, दोनों का भी एडवांटेज या कंफर्ट कैसा देखेंगे, ये भी देखना चाहिए। हम्म, So all these areas are addressed in these sessions. बहुत अच्छे से जवाब मिल रहे हैं आपसे। डू दे एडवाइज एनी मेडिकल टेस्ट? Uh, yes. So physical health and other things are important in a marriage, क्योंकि a man or a woman spends some 20 years before marriage, but almost 60 years after marriage with each other. So इतना लंबा समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करना होता है, तो they have to understand what is the physical health and other things about the other person. तो कुछ टेस्ट्स किए जाते हैं जो मैंडेटरी नहीं है, बट एडवाइस तो किए जाते हैं, क्योंकि अगर वो किए तो इट इज पिक्चर इज मच क्लियरर। तो जैसे सॉरी, इन्फेक्शियस डिसीजेस, स्पेशली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, क्योंकि अभी एक तो एक दूसरे के साथ एक ही घर में एक ही रूम में रहने वाले हैं ये दो लोग, और सेक्सुअल रिलेशनशिप भी उनकी रहनी है। तो इन्फेक्शियस डिसीजेस, स्पेशली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सच एज, जिसको हम लोग एसटीआईज बोलते हैं, तो सच एज एचआईवी, एड्स, इनका टेस्टिंग, कभी कभी सिफिलिस का टेस्टिंग एडवाइस किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द हिस्ट्री। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस सच एज हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी है क्या, हार्ट डिसीज है क्या, डायबिटीज है क्या, ये भी अभी शादी के टाइम पे देखना पड़ता है, क्योंकि अनलाइक अर्लियर टाइम्स पीपल आर गेटिंग डायबिटीज एट द एज ऑफ 30, पीपल आर गेटिंग कार्डियक डिसीजेस एट द एज ऑफ 25। तो ये भी देखना पड़ता है, स्पेशली अगेन इफ देर इज अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। जनरल हेल्थ चेकअप भी किया जाता है, क्योंकि हमें सबको पता है इफ द गर्ल इज एनीमिक, इट हैज इंटरजेनरेशनल इफेक्ट, सच लाइक हर चाइल्ड इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑफ लो बर्थ वेट, शी माइट हैव अ प्रीमेच्योर डिलीवरी, and the child may have a lower IQ than otherwise. तो राइट फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू जनरल हेल्थ चेकअप, सपोज ओबेसिटी है, आजकल ओबेसिटी भी बहुत है, कभी कभी पीसीओएस है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये सारे टेस्ट्स किए जाते हैं, और इफ नेसेसरी फर्टिलिटी असेसमेंट्स किए जाते हैं इफ द कपल वांट्स इट, because all these tests are for early diagnosis and proper um, care. These are not deterrents for getting married, मतलब ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट में कुछ आ गया, इसको ब्लड प्रेशर है, इसका मतलब शादी नहीं करनी है,
ऐसा नहीं है, बट दे हैव टू टेक प्रॉपर केयर एंड दे हैव टू नो व्हाट दे आर गेटिंग इनटू. If there is a family history of genetic disorders, or if there is a consanguineous marriage, जैसे रिश्ते में शादी की गई हो, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए भी टेस्टिंग करना पड़ता है. एंड सब वैक्सीनेशंस जैसे hepatitis B vaccine, which is a sexually transmitted disease, HPV vaccine, which is called a cervical cancer vaccine, ऐसे कुछ vaccinations, maybe pertussis vaccine वगैरह जो pregnancy से पहले लेना चाहिए, tetanus, pertussis, ये सारी vaccines. So whatever is required is advised during these sessions. Communication or miscommunication plays a major role in the marriage. Yes. How is this aspect addressed in premarital counseling? तो एक कोट मिली मुझे, अ गुड मैरिज इज द यूनियन ऑफ टू गुड फॉरगिवर्स. तो अल्बर्ट एलिस, जो जिन्होंने आरईबीटी इन्वेंट की, हाँ. रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, तो वो हमेशा उन्होंने बोला है कि अ मैन इज फैलिबल ऑर्गेनिज्म, मतलब वो तो गलती करेगा. हम्म. तो गलती तो दोनों से होने वाली है, बट सेइंग सॉरी एंड बीइंग एबल टू फॉरगिव लीड्स टू अ गुड मैरिज. तो सो दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. और हमें सबको पता है कि फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट कम्युनिकेशन इज लिसनिंग. हम्म. अगर किसी ने सुना ही नहीं तो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं. अगर ऐसा कोई है जो सिर्फ बातें करता है और दूसरा आदमी सुनता नहीं है, तो इट इज नॉट कम्युनिकेशन, इट इज जस्ट अ वन वे लेक्चर. तो लिसनिंग लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट. और लिसनिंग जब हम लोग बोलते हैं ना, इट हैज टू बी समथिंग कॉल्ड एज एक्टिव लिसनिंग. मतलब जहाँ पे पूरा पूरे ध्यान से, पूरी सजगता से सुनना है, विथ आई कांटेक्ट, विथ रिस्पॉन्स, एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द टॉक. तो एक्टिव लिसनिंग अगर है तो आधा काम हो जाता है, कम्युनिकेशन का आधे से भी ज्यादा काम हो जाता है. आई जस्ट रिसेंटली रेड, एक पोस्ट मैंने पढ़ी जहाँ पे एक वाइफ थी जो हस्बैंड को कुछ बता रही थी. और वो हस्बैंड बोले जा रहे थे हाँ 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 हाँ, और वो बैठे थे उनके सामने, उन्होंने आई कांटेक्ट भी किया हुआ था, बट द लेडी कुड अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट रियली लिसनिंग, मतलब वो कुछ अलग ही उनका मन में कुछ अलग चल रहा है. सो शी सेड, आर यू रियली देयर? एंड देन ही रियलाइज्ड, ओ आई एम नॉट रियली लिसनिंग, तो मैं तो ऑटोमेटन की तरह हाँ 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 बोले जा रहा हूँ, बट आई एम नॉट लिसनिंग. सो लिसनिंग इज a very important part of communication, followed by body language. समझो किसी हस्बैंड ने आके वाइफ को पूछा कि माय फ्रेंड्स आर थ्रोइंग अ पार्टी, तो आज रात मुझे मैं जाऊँ क्या? एंड इफ द वाइफ सेज ओके, so he will know that she doesn't really mean yes. He will know that she actually means no, but she's saying yes for the sake of saying. तो body language plays a big role here. Uh, so I think, can I just adjust my light here? Just a minute. हाँ, I'm sorry, कुछ गड़बड़ हो रहा था. Okay. So the moment So the husband will know that she doesn't really mean it, and he will,
ही विल फील वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ऑथेंटिसिटी नहीं है ना यहाँ। उनको ना बोलना है और वो बोल रही है हाँ, बट उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि ये ना है। सो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में तो आई थिंक बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ ह्यूज रोल, क्योंकि एक दूसरे को इतना अच्छी तरह से जानते हैं हस्बैंड वाइफ की, चेहरे को देख के ही समझ जाते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो वी हैव टू बी आई थिंक वेरी वेरी अवेयर कि मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, मेरा टोन कैसा है, मेरा पोस्चर कैसा है, और मेरा एक्शन कैसा है, और फिर मैं वर्ड्स क्या बोल रही हूँ, क्योंकि वर्ड्स से भी ज्यादा मैं, मेरी ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। सो बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ ह्यूज पार्ट अगेन इन कम्युनिकेशन। सो लिसनिंग एंड बॉडी लैंग्वेज तो वर्ड्स के तो रहे ही गए बाजू में, लिसनिंग और बॉडी लैंग्वेज से ही ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन हो जाता है। एंड द थर्ड पार्ट आई थिंक इन कम्युनिकेशन, वर्ड्स तो है ही, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना असर्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा पैसिव भी नहीं होना चाहिए। तो असर्टिव कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम आई थिंक द रिलेशनशिप हैज टू बी, और द कन्वर्सेशन हैज टू बी माइंडफुल, मतलब इन द प्रेजेंट, with all of attention, with a lot of compassion, not being in the past or in the future, but being in the present. तो ये माइंडफुल रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। और इसमें ये भी होता है कि मेरे वॉट एवर आई से, तो मेरे एक्शन के या मेरे वर्ड्स का इमीडिएट इफेक्ट मेरे रिलेशनशिप पे क्या होने वाला है, नॉट वॉट आई वॉन्ट टू अचीव फ्रॉम दैट। समझो अभी यही एग्जांपल हमने एक्सटेंड किया कि वो हस्बैंड आके पूछ रहा है कि मेरे फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है तो मुझे जाना है, कैन आई गो? एंड द वाइफ सेज रिलक्टेंटली सेज ओके। तो शी विल प्रोबेबली अचीव what she wants to do कि उसको डिटर करना है जाने से, एंड द हस्बैंड विल फाइनली डिसाइड नॉट टू गो। बट what will the impact be on their relationship? So next time when such a thing happens, the husband, maybe he will not ask her, or maybe he will have that bitterness in his mind के जो मुझे करना था नहीं कर सका मैं, तो he will also retaliate in some other way, तो the relationship will suffer। तो माइंडफुल होना मतलब ये होना है कि हमारे एक्शन का इम्पैक्ट क्या होने वाला है हमारे रिलेशनशिप पे, और रिलेशनशिप की जो पॉजिटिव थिंग्स है वो मैं कंसिडर कर रही हूँ, या एम आई फोकसिंग ओनली ऑन द नेगेटिव थिंग्स। सो क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थिंग्स तो होने ही वाले रिलेशनशिप में, ऐसी तो कोई रिलेशनशिप होगी नहीं जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चीजें होगी, जहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं होगा, जहाँ पे कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, तो वो सारी चीजें होने वाली है। बट इफ आई फील कि अगर वो वाइफ या हस्बैंड को लगा कि मेरी रिलेशनशिप इतनी इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ, या वहां पे मैं आई विल गो ऑल आउट टू मेक श्योर दैट द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व। So, mindful relationship is keeping in mind what place that relationship holds in your heart. So, it's not just because तुम्हारी शादी रचाई गई और हो गई तो वो निभानी है। वो शादी मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, हाउ इट इज मेकिंग मी grow, how it is enriching me, how it is contributing to my emotional health, how it is, helping me to maintain my relationships with my family, हाउ इट हैज गिवन मी माई चिल्ड्रन। ये सारी पॉजिटिव चीजें अगर हम ध्यान में रखते गए वो कपल्स, तो ये माइंडफुल रहेंगे कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और फिर ये छोटी छोटी चीजें उनके लिए डिटरेंट नहीं होगी या डायरेक्टली स्प्लिट की तरफ उनको नहीं लेके जाएगी। दैट्स व्हाट आई फील। सो दैट इज हाउ कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर इन रिलेशनशिप्स। तो अगला आखिरी सवाल है मेरा। टुडे यंग पीपल हेजिटेट टू टेक द प्लंज इनटू द मैरिड लाइफ, या but they are fine with the live-in relationship or affairs. यस। Do you think that they too need such counseling? Yeah, I think they do. I mean, because marriage, जैसा मैंने इनिशियली कहा कि वो उनको लगता है कि ये नेचुरल नहीं है, ये तो मैनमेड है, और अगर नहीं मैंने मैरिज किया तो क्या होता है। कभी कभी उनको लगता है मैरिज मतलब झंझट ही होता है सारा, मेरा फ्रीडम भी चला जाएगा।
तो और मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू मैरिज। और क्योंकि मैरिज सिग्नल्स कमिटमेंट, और उनको कमिटमेंट नहीं चाहिए होती है। दैट्स व्हाई दे आर हैप्पी इन रिलेशनशिप और इन अ लिव इन रिलेशनशिप। तो आई थिंक एनी रिलेशनशिप रिक्वायर्स ऑल द फैक्टर्स दैट वी डिस्कस जस्ट नाउ। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि जब ये मैरिज कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दे आर हेजिटेटिंग फ्रॉम कमिटिंग टू द अदर पर्सन। उसका मतलब है वो थोड़ा सा सुपरफिशियली रहना चाहते हैं उस रिलेशनशिप में, और दे डोंट वांट टू गिव देयर ऑल टू द रिलेशनशिप। और हमेशा ऐसे भी लगता है कि कभी कभी अपना एस्केप रूट उन्होंने एक खुला रखा है कि अगर मुझे नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में, तो आई एम नॉट लीगली बाउंड टू दिस पर्सन, सो आई कैन गेट आउट एनी टाइम। ये लिव इन के बारे में है। और रिलेशनशिप्स के बारे में तो आजकल हम लोग देखते हैं कि एडोलेसेंट्स एंड यंग पीपल पीयर प्रेशर की वजह से रिलेशनशिप में आते हैं बहुत बार, हम्म। या फिर जस्ट टू मेक श्योर, मतलब खुद को समझाने के लिए कि आई एम डिजायरेबल, दे वांट टू गेट इनटू रिलेशनशिप्स। सो दे हैव नॉट रियली थॉट आउट कि मुझे क्यों रिलेशनशिप में पढ़ना है, मुझे इसमें से क्या एक्सपेक्टेड है। डू आई एक्सपेक्ट इंटीमेसी, डू आई वांट सेक्स फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, और या फिर डू आई वांट टू want this to continue and end into marriage। इसके बारे में कुछ भी क्लैरिटी नहीं रहती है उनके मन में। इनफैक्ट दे आर सो नो नॉर दे हैव नॉर्मलाइज दिस ब्रेकअप पैचअप थिंग। सो मेनी रिलेशनशिप ऐसे होते हैं आजकल, दो चार बार उनके ब्रेकअप्स होते हैं, दो चार बार पैचअप्स भी हो जाते हैं, और इन द एंड दे कम टू नो कि वी आर नॉट कंपैटिबल विथ ईच अदर। सो this is a relationship where there are two people who are involved. So I think they need to be given this anticipatory guidance and skills to cope with the relationship, to manage conflicts, and to have a good communication, and to be self-aware as to why am I in this relationship, and also to have a lot of empathy about the other person in the relationship, because both of them are going through the same, they're sailing in the same boat। तो ये सारी स्किल्स देना इम्पोर्टेंट है, उनको सेफ सेक्स सिखाना इम्पोर्टेंट है, उनको कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस देना इम्पोर्टेंट है, उनको मेडिकल एडवाइस देना इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आजकल रहता है इन रिलेशनशिप्स का इज द ऑनलाइन फैक्टर, कि ऑनलाइन बिहेवियर तुम्हारा कैसे होना चाहिए, हाउ यू आर, क्योंकि तुम्हारा डिजिटल फुटप्रिंट हमेशा के लिए रहेगा। सो वट एवर चैट्स और फोटोज और वीडियोज ऑफ ईच अदर दैट यू सेंड टू ईच अदर, मेनी टाइम्स आर वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियोज एंड फोटोज। तो ये कोई भी किसी के लिए भी यूज कर सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट ट्रैप्ड इनटू एनी रिलेशनशिप जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो डिजिटली या ऑनलाइन आप कैसे एक्सप्रेस करते हो अपना प्यार, वो उसके लिए भी तो काउंसलिंग देना बहुत जरूरी है। So I think in these relationships where there is no commitment as such, we need to teach all the other things that we talked so far, and also about safe sex, contraception, online behavior, and respecting the other person as according to their gender. So ये additional चीजें मुझे लगता है देनी चाहिए। So मुझे ऐसा लगा कि मैरिज इज अ जर्नी, एंड एनी गुड जर्नी नीड्स टू बी प्लान्ड वेल। तो ये जो रहता है प्री मैरिटल काउंसलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लानिंग दिस जर्नी। तो जब प्लानिंग करेंगे तो ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, अगर आए भी तो हम लोग ओवरकम कर सकेंगे। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि व्हाट प्री मैरिटल काउंसलिंग इज नॉट। तो premarital counseling is not an advice about whether to get married or not. Premarital counseling is not a guarantee that there will be no divorce. Premarital हम्म। counseling is not giving judgment whether it is right or wrong. Premarital counseling is not asking them to change for each other. It is not your place to ask them to change, or only pointing out the problems.
Premarital counseling is none of these things. But premarital counseling is something that gives them anticipatory guidance, gives them education, gives them tools to make sure that they have a fulfilling, enriching, and lasting married life. So I think that's what I think about this subject. It is a concept how to Yes. live happily. It is a just anticipatory guidance कि how you can live happily with each other for the Yes. whole life. Happy and enriched, long lasting Yeah, life. definitely. Yes. So समापन में मैं ये कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छे से समझाया। हमारे देश में विवाह पूर्व परामर्श की आवश्यकता आधुनिक और पारंपरिक इच्छाओं, उम्मीदें, बदलते जेंडर रोल और विवाह के व्यक्तिगत संतुष्टि की का समाधान है। जैसे आप सभी को डॉक्टर वैशाली जी ने विस्तार से हर चीज, हर एंगल से समझाने की कोशिश की है, परंतु इसी के साथ मैं कहूँगा कि परिवार के बुजुर्ग, धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं का मार्गदर्शन भी मददगार हो सकता है। क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि जब पूर्व में जब सिख समाज में शादी होती थी, तो लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से शिक्षा देने के लिए धार्मिक गुरु जो हमारे यहाँ ग्रंथी लोग रहते हैं, वो समझाते थे। और लड़के के लिए सिखिया होती थी, लड़की के लिए सिखिया होती थी कि उसमें उसको क्या सीखना है, हाउ शी विल हैव टू बिहेव इन द फैमिली इन विच शी इज गोइंग। और लड़के के लिए सेहरा होता था जो उसको बताते थे कि व्हेन यू गो टू द इन लॉज के घर में जब जाएंगे आप, तो हाउ यू शुड बिहेव। तो दोनों को एक तरह से गुरुद्वारे में फेरे होने के बाद दोनों को करीबन आधे घंटे तक इसी पे सेहरा और सिखिया ही सुनाई जाती थी। तो दैट वाज ए टाइप ऑफ ए, हमारे भारत में पूर्व में ये सब शिक्षाएं थी। अभी उसका नाम प्री मैरिटल काउंसिलिंग हो गया है। नहीं तो हमारे समाज में तो और मेरे ख्याल से पूरे सनातन हिंदू धर्म में भी यही है कि मतलब पेरेंट्स लोग समझाते थे, या घर के बुजुर्ग और धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु समझा देते थे कि आपको अगला जीवन कैसे गुजारना है और कैसे एक दूसरे के साथ रहना है, परिवार के साथ कैसे गठजोड़ रखना है और एक दूसरे का कैसे ख्याल रख के अपना पूरा जीवन व्यतीत करना है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि सभी दर्शकों को हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई है। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हों, सीखना चाहते हों, तो दे आर मोस्ट वेलकम। लिसन टू इट, सब्सक्राइब इट, like it, and encourage us. Thank you so much. Thank you.